अब वो कैंसर बदलने में 2 से 5 साल लगाती है। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो इजीली, बिकॉज इट इज जस्ट बाय योर एग्जामिनेशन पता चल जाएगा। की पॉइंट इज कि हम टाइमली डायग्नोस करें, अपनी बॉडी को समझें। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डायग्नोस करें, क्योंकि किसी भी चीज का जो स्टार्टिंग है वो किसी भी चीज के अंत से हमें रोक सकती है। सो द बेस्ट टाइम टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट इज आफ्टर पीरियड। मेनोपॉज का अगर स्टार्टिंग हो चुकी है या उस एक्सपीरियंस कर रही है उस ड्यूरेशन को, तो उस दौरान मेडिकेशन कितनी जरूरी है? इससे पहले मैं बताऊंगी कि सिर्फ कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता है, हैप्पीनेस रहती है, ऐसा लगता है घर चहक रहा है जब उसमें महक होती है एक अच्छी सेहत की, वुमेन हेल्थ की। हाय, मैं गीत हूँ आपके साथ विद अनदर एपिसोड विमेनहुड अनप्लग्ड फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड टू द फ्रीडम। और ये बहुत ही खूबसूरत सा टाइटल हमें दिया है डॉक्टर नवदीप कौर ने, जो कि है ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। डॉक्टर, इतनी सारी बातें की हैं हमने, वुमेन की हेल्थ के अलग अलग पड़ावों को टच किया है। इनफैक्ट आई रिमेम्बर लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें एक प्रॉमिस किया था कि हम प्रेगनेंसी पर बात कर रहे हैं, तो हम आगे वुमेन हेल्थ से जुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कैंसर पर बात करेंगे, एंड यस वील टॉक अबाउट मेनोपॉज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे तार थे जो पिछले एपिसोड के रह गए, जो कि मुझे ऐसा लगता है ना कि बाद में याद आया कि अरे ये वाला सवाल भी तो पूछना था। तो शुरुआत मैं कर लूँ उसी सवाल के साथ? हाँ जी बिल्कुल। आई डोंट वांट कि कुछ दिमाग में रह जाए सब कुछ, क्योंकि आप एक जरिया हो मुझे सवाल पूछने का पूरी वुमेन के तरफ से। तो आई डोंट वांट कि किसी भी लेडी के दिमाग में ये दिमाग हो और वो सोचे कि ये सवाल था और गीत ने पूछा नहीं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड आई थिंक कि जब आप खुद एक मदर बन जाते हो तो वो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस भी की होती हैं और आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है आप अपनी क्यूरियोसिटी समवेयर लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था, देयर वाज अ पोस्ट ऑफ बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने कहा था कि जो नेचुरल बर्थ या वाटर बर्थ जिसे हम कहते हैं, तो वो बहुत एक अच्छा इजी वे है फॉर, और या हम कहेंगे कि पुराना तरीका है चाइल्ड बर्थ का। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसमें यही है कि वाटर बर्थिंग है, ये एक बहुत पहले हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सेंचुरी से चलता आ रहा है, जिसमें जो मदर है अपने आप को हाफ इमर्स्ड करती है इन द वाटर, दैट इज जो हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होता है। तो उसमें पूरी लेबर पेन्स लेती हैं। पर इसमें हमें क्या होता है कि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग नेचुरल। वो खुद ही जब पेन आती है बेयर करती है, और डेफिनेटली जब वो बिकॉज ऑफ द बायोंसी ऑफ दैट वाटर उसको पेन भी कम फील होती है। पेन भी थोड़ा कम होता है उसको, और उसी बायोंसी से बेबी जो है जो एकदम डिलीवर होता है जब ऑन टेबल डिलीवर करते हैं, तो उसमें बिकॉज ऑफ द बायोंसी ऑफ द वाटर स्लोली डिलीवर करता है, प्रॉपर एक कंट्रोल्ड मेजर्स में डिलीवर करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम नेचुरल बर्थ में मदर ही उसको रिसीव करती है बेबी को। और ये इट इज नोन नेचुरल मेथड जिसमें हम कुछ नहीं करते। हम भी कर सकते हैं ये वाला इन आवर हॉस्पिटल सेटिंग्स, बट उसके लिए प्रॉपर काउंसल होना चाहिए पेशेंट को कि इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम देन दिस जो हम मेडिकली थोड़ा सा पेशेंट को इंड्यूस कर देते हैं थोड़ा सा कि जल्दी हो जाए। ये पूरा नेचुरल मेथड है, जैसे पेन फ्री। यस, इट इज नॉट एग्जैक्टली पेन फ्री। इसमें इतना मदर को शुरू से ही काउंसल्ड होता है जो नेचुरल बर्थ के लिए कि उसको ऑटोमेटिकली कम फील होती है पेन। और डेफिनेटली जब अंदर वाटर के अंदर है तब थोड़ा पेन रिलीफ होता है, और नेचुरली बहुत अच्छे से बर्थ होता है बेबी का। और इसमें देखा गया है कि जो टीयर्स होते हैं ओवर द वजाइनल एरिया वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। उसमें कोई प्री जैसे हम सोच लेते कि बेबी का हेड आ रहा है तो हम उसको थोड़ा सा हेल्प कर दे, थोड़ा कट दे के बेबी को निकालने, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज अ गुड मेथड। बट इन द हॉस्पिटल सेटिंग
वी आर डीलिंग विद अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स ऑल्सो। तो हाई रिस्क पेशेंट्स को हम नहीं एडवाइस करते, जिनमें कोई भी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बिल्कुल ही अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, उनको डेफिनेटली ये मेथड से डिलीवरी मतलब दिमाग में रखना चाहिए कि इफ़ आई गॉट अ चांस, मेरी डिलीवरी बिल्कुल अनकॉम्प्लिकेटेड होती है, आई कैन गो फॉर द नेचुरल बर्थ और वी कैन से वाटर बर्थिंग। ओके। और इसी के साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी या कुछ हाँ दूसरे तरीके से हम उसकी डिलीवरी जी करा रहे जी हैं, जी। उसमें भी ऑप्शन है पेनलेस पेनलेस डिलीवरी। यस, जिसमें एक एपिड्यूरल होता है, पीठ में टीका लगता है, उसके थ्रू मेडिसिन जाती है, जो कि उतनी क्वांटिटी की मेडिसिन जाती है जिसमें सेंसरी उसका लॉस हो जाए, मतलब उसको पेन फील होना कम हो जाए, मोटर ना जाए, मतलब वो चलती फिरती रहे, अपना यूरिन पास कर ले, रूम में घूम, इवन इन द पेन्स रूम में घूमती रहे, उसमें 70 to 80% ऑफ पेन रिलीफ हो जाती है। ओके सेकेंड वन इज द एंटोनॉक्स गैस होती है, ओके जो कि जब जो लेबरिंग मदर है, जो पेन में है, उसको पेन फील हो रही है, वो अपने आप शी कैन इनहेल दैट गैस, उससे उसका पेन कम हो जाएगा। ओके। So these are the few methods जिसमें Which are हम safe. yes yes which are safe, which are well researched. ओके। डॉक्टर, एक और चीज़ ऐसी है जो कि वैसे मुझे लगता है कि रह गई थी डिस्कस करनी, वो है कि जब प्रेगनेंसी के बाद का जो पोस्टपार्टम वाला पीरियड है, उसमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बड़ा सारा टर्मोइल होता है। तो उस दौरान आप जो मदर है उसको क्या सजेस्ट करें, और फैमिली को आपका क्या मैसेज रहता देखो, जब एक बच्चा डिलीवर हो गया है? तो सबका फोकस वो बेबी हो जाता है। यस। वो मदर शी उसने 9 महीने बच्चा अपने पेट में रखा, फिर उसने डिलीवरी कराई, चाहे नॉर्मल कराई चाहे सीजे, उसको भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। उसका बॉडी सारा चेंज हो गया, उसका जो सिस्टम बना हुआ था ये चीज़ें खुद करने का, वो डिपेंडेंट हो गई, तो उसका फिजिकल एज वेल एज आई विल से मेंटल, फिजिकल हम फिर भी ध्यान रख लेते हैं लेकिन हम मेंटल पीछे छोड़ देते हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फीमेल दे गो थ्रू सम टाइप ऑफ एंजाइटी, सम टाइप ऑफ मन में कुछ होना कि शायद आई एम नॉट इनफ, या मैं बच्चे की तरफ से मैं शायद फीड नहीं करा पा रही, बच्चे को ठीक से रख पाऊंगी नहीं पाऊंगी, एंड अल्टीमेटली सम ऑफ द वेरी फ्यू ऑफ देम कैन गो इनटू डिप्रेशन। सो अगर मेंटली आप साउंड हो, आपको लग रही है ऐसी प्रॉब्लम, साउंड होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आई एम फीलिंग दी सिम्टम्स, यू शुड जी। शेयर विद योर पार्टनर, जो आपका मदर है, मदर इन लॉ है, ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए आपको। और फैमिली को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि जो अभी जिसने बच्चा पैदा किया उसको ये सिम्टम्स आने बहुत कॉमन है, तो उसको पूरा फिजिकली एज वेल एज मेंटली सपोर्ट किया जाए, रादर देन तू ए खा ले, तू ओ ना खा, सिर ढक के रख, कपड़े पूरे फुल स्लीव्स होने चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, रादर देन कमांडिंग। तो उनका जो व्हाट द फीमेल वांट्स फ्रॉम यू, वो सुनना, एक वही एक कान और एक आंख उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड सम टाइम अ हग बहुत एक Yes. टॉनिक का काम करता है, और बिकॉज वी हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस, आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस। ये तो डॉक्टर हैं, ये तो एवरी डे अपने थ्रू भी और जितनी माएँ हैं उनके थ्रू भी टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। एक वुमेन ऐसा नहीं कि उसके घर में बच्चा है, उसका बेबी आया है तो वो खुश नहीं है, समटाइम वो लॉस्ट हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, या सेम काइंड ऑफ रूटीन को फॉलो करते हुए। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम उसको भी उतना केयर, प्यार, अफेक्शन एंड यस सबसे ज़्यादा ज़रूरी थोड़ा सा टाइम दें। डॉक्टर, हम अब अगले सवाल को थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि हमने समवेयर छोड़ा था लास्ट एपिसोड ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, एंड देन इट लीड्स टू कि अगर हम उसमें प्रॉपर नहीं जाएंगे, एंड सम टाइम हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हमारे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में कैंसर डेवलप होता है, उसमें हमने ब्रेस्ट कैंसर को टच किया था। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि आप प्लीज़ हमें बताएं कि कितने टाइप के जो कैंसर हैं जो विमेन कैन एक्सपीरियंस अगर हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो। जो फीमेल है उसमें बाकी जो मेल्स में हैं जो पार्ट्स हैं दोनों के कॉमन है, वो तो कैंसर्स हैं ही, उसके अलावा कैंसर ब्रेस्ट, कैंसर यूट्रस और यूट्रस की
यूट्रस माने बच्चेदानी, और बच्चेदानी का मुंह, छोटा सा मुंह होता है उसका, उसका कैंसर, एंड कैंसर ओवरी जिसको हम अंडेदानी बोलते हैं। ये 4 कैंसर्स हैं जिनको थोड़ा बहुत भी अगर हम समझ लेंगे तो जो ग्रेव कंसिक्वेंसेस हैं उससे हम बच जाएंगे। ओके। सबसे पहले तो ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर, इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, सेकंड डिग्री रिलेटिव। फर्स्ट डिग्री हमारी माँ हो गई, हमारी बहन हो गई। सेकंड डिग्री में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दोनों साइड, मतलब नानी मम्मा और दादी मम्मा हो गए, और मासियाँ हो गई, है ना। तो किसी को भी कोई ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम तो नहीं था, ठीक है। अगर था देन यू आर एट अ हायर रिस्क देन द नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके। तो फिर आपकी जो सबसे पहले ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कैंसर ब्रेस्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर, मेल फीमेल दोनों को मिला के। नंबर ऑफ डेथ्स दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द कैंसर सबसे ज़्यादा वो ब्रेस्ट कैंसर से ही होती है। तो ब्रेस्ट जब जब देखा गया कि हमें कैसे पता चलता है किसी को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, तो सबसे ज़्यादा लोगों को जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते थे उन्होंने खुद डिटेक्ट किया, वो खुद एक लेकर आए कि मुझे कुछ लंप फील हो रहा है। तो ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो हमारे इंडिया में कितने लोग करते हैं। वी ट्राई टू एजुकेट ईच एंड एवरीवन जो ओपीडी में हमारे आता है। उसमें सिंपल आप अपने पाम के जो फिंगर्स हैं उससे अपनी पूरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है एक बारी, और अंडर आर्म में भी एग्जामिन करना है, बिकॉज कुछ ब्रेस्ट का टिश्यू अंडर आर्म में भी जाता है। कोई चेंज होता है, स्किन कलर चेंज हो रहा है, कोई लग रहा है जैसे ऑरेंज का बीच में दाने दाने होते हैं ना, वैसा अगर स्किन का कलर हो गया, या कुछ आपको और लंप लग रहा था और वो बढ़ रहा है, या कोई मोल था वहाँ पे वो चेंज हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और अगर आपकी हिस्ट्री है तो फिर आपको एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट एंड 40 इयर्स के बाद मैमोग्राफी, दोनों ब्रेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये एक ऐसा कैंसर है जो इजीली, बिकॉज इट इज जस्ट बाय योर एग्जामिनेशन पता चल जाएगा। तो आप इसको एग्जामिन करें। पीरियड्स जब आके ख़त्म हो जाते हैं तब आपकी ब्रेस्ट साइलेंट होती है, कोई हॉर्मोन्स के अंडर इफेक्ट नहीं होती, तो एग्जामिन करना इजी है। उसमें अगर तब कोई लंप नज़र आता है तो उसको प्रॉपरली जाके पता करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, डॉक्टर को मिलें, ताकि वो इवैल्यूएट हो सके क्या है, उसको ना छोड़ें। अगर आप सोचो पीरियड से पहले एग्जामिन कर रहे हो ब्रेस्ट को, तो आपको पक्का उसमें कोई ना कोई लम्स, कुछ ना कुछ फील होगा। सो द बेस्ट टाइम टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट इज आफ्टर पीरियड्स। ओके। सो ये आप जितना अपनी बॉडी को में ख्याल रखोगे उतना इजीली, इतना जल्दी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अर्ली डायग्नोस अगर है तो यहाँ पर लाइफ भी सेव कर सकती है, और इसको लेकर इनफैक्ट ब्रेस्ट कैन बी सेव्ड। यस, ब्रेस्ट कैन बी सेव्ड, यस इट कैन बी। उसमें फिर आगे जाके कुछ होता है कि टाइप ऑफ उसमें रिसेप्टर्स देखते हैं, कोई जेनेटिक म्यूटेशंस तो नहीं है, वो देखते हैं, उस हिसाब से आगे ट्रीटमेंट चलता है। ओके डॉक्टर, इसके अलावा आपने बताया कि 4 टाइप ऑफ कैंसर हैं जो कि विमेन सेपरेटली बिकॉज ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स वो एक्सपीरियंस करती है। तो अगला कैंसर है सर्विक्स। यस, सर्विक्स देखो, बोलने को तो एक बच्चेदानी है और बच्चेदानी के नीचे छोटा सा बच्चेदानी का मुंह है, बट उसका कैंसर इंडिया में इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। प्रॉब्लम इज इसके फीमेल को प्रॉब्लम आ रही है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स तो आ रहे हैं लेकिन उसके इन बिटवीन भी ब्लीडिंग हुई जा रही है, फिर उसको हैवी फ्लो हो रहा है, फिर उसको डिस्चार्ज हो रहा है जो कि फाउल स्मेलिंग है, दे डोंट कम अप। ये आपने एक एपिसोड में बताया भी था कि अगर यू आर नोटिसिंग फाउल स्मेलिंग तो आपको जाना चाहिए। तो ये वाले सिम्टम्स अगर हम शुरू में ही पकड़ लेते हैं तो इससे हम बच सकते हैं। इसका एक बहुत ही छोटा सा टेस्ट है जिसको हम पैप स्मीयर कहते हैं, जो कि पूरी ओपीडी में 2 या 3 मिनट लगते हैं हमें करने को। एक ब्रश होता है, बड़ा ही सिलिकॉन ब्रश होता है, उससे हम जस्ट डिस्चार्ज पिक कर लेते हैं, और वो छोटे से टेस्ट के साथ हमें पता चल जाता है कौन सी इन्फेक्शन है सर्विक्स में, और कोई प्री कैंसर लीजन तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है।
अब प्री कैंसर मैंने क्यों बोला, कैंसर से पहले होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पता चल जाती हैं। अब वो कैंसर बदलने में 2 से 5 साल लगाती है। ओके, तो हमारी बॉडी हमें कुछ ना कुछ इशारा देती है, यस। तो हमें वो जाके पैप स्मीयर जरूर कराना चाहिए, ताकि हम अगर सपोजिटली वी आर लैंडिंग अप इनटू कैंसर सर्विक्स, तो हमें पहले ही पता चल जाए कि ये प्री कैंसर कोई लीजन तो नहीं है, जो कि बहुत इजीली सिंपल तरीके से ट्रीट हो जाती है। ओके, और पैप स्मीयर की क्या एज आप सजेस्ट करेंगे? 21 ईयर टू 60 ईयर्स ऑफ एज। ओके, 21 ईयर ऑनवर्ड्स आपको हाँ। ये चेक, और व्हेनेवर फीमेल बिकम सेक्सुअली एक्टिव, तब स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके। डॉक्टर, ये तो हुए 2 टाइप्स ऑफ कैंसर जो कि विमेन की बॉडी में प्रिवेल करते हैं। अगला कैंसर आता है यूट्रस। यस। इससे पहले मैं बताऊंगी कि सिर्फ कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। ओके, जैसे हमारे पास बहुत बच्चों के हम वैक्सीन लगाते हैं कि उनको खसरा ना हो, उनको डिप्थीरिया ना हो, उनको पोलियो ना हो, ऐसे सारे, उनको रुबेला ना हो, ये सारे वैक्सीन लगाते हैं। दिस इज द ओनली कैंसर जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। ओके, बेसिकली जो कैंसर सर्विक्स है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है एक, जिसकी बहुत फैमिली है बड़ी, बहुत सारे हैं उसमें उसमें 4 वायरसेस हैं जो कि 16, 18, 58 एंड 33 ये जो है कैंसर सर्विक्स करते हैं। तो अगर हम इसका वैक्सीनेशन जो कि 9 साल की उम्र से लेके 45 ईयर तक लगाते हैं हम, वैक्सीन 3 डोजेस होती हैं, अगर वो ले लेंगे तो हम कैंसर सर्विक्स से बच सकते हैं। Yes. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर की बच्चियों से लेकर सिस्टर से लेकर वाइफ, मदर, इनफैक्ट फ्रेंड्स को भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सर्विक्स कैंसर को हम ना सिर्फ डिलेड, हम लाइफ से दूर कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली 9 ईयर से लेकर 45 ईयर्स की एज के बीच के अगर हैं, तो हम प्रॉपर 3 वैक्सीनेशन लेकर इसे अपने से दूर कर सकते हैं। यस मैम, जो नेक्स्ट इज यूट्राइन कैंसर। यूट्राइन कैंसर इज हमेशा वो भी हमें इंडिकेशन देता है पीरियड से। उसमें क्या है, या तो पीरियड्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे या पीरियड्स इन बिटवीन स्पॉटिंग, ब्लीडिंग कुछ ना कुछ होती रहेगी। तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, उसमें ही हमें साइन एंड सिम्टम्स मिल जाएंगे कैंसर यूट्रस के। अब मैम क्या ये जैसे मेनोपॉज के भी सिम्टम्स में और इसके सिम्टम्स में कंफ्यूजन नहीं होता होगा? यस, देखो मेनोपॉज में आज हमने बहुत अपने आसपास लेडीज को देखा है कि अब तो मेरी एज 40-45 होगी, अब मुझे हैवी फ्लो हो रहा है तो थोड़े दिनों में मुझे मेनोपॉज हो जाएगा। देखो मेनोपॉज का ये हैवी ब्लीडिंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। अगर आपको मेनोपॉज वाली एज में हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम एंडोमेट्रियम की, यूट्रस की लाइनिंग को देख लेते हैं वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम उसकी बायोप्सी लेके उसको टेस्ट के लिए भेज सकते हैं, ताकि हम फैलने से पहले ही पता कर लें कि उसको ट्रीट कर लें। क्योंकि जब अगर तो हमें अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है तो वो हम ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं, लैप्रोस्कोपिकली भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो वही प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हमने पहले ही पकड़ लेना है, पहली स्टेज में ही पकड़ लेना है कि कोई प्रॉब्लम है। लास्ट इज कैंसर ओवरी। कैंसर ओवरी इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बिकॉज पेट हमारा बहुत बड़ा है और ओवरीज जो अंडेदानी बहुत छोटी हैं। ये ज़्यादातर क्या सिम्टम देता है कैंसर के, डाइजेशन नहीं हो रही है, जब मैं खाता हूँ तो यही पड़ा रहता है खाना और ठीक नहीं लग रहा है। आई से अगर आपको ये सिम्टम्स लंबे समय तक चल रहे हैं, 1 मंथ हो गया आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक सिंपल अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, जिसमें ओवरीज को हमें ज़रूर देखना है कि ओवरी में कोई हमें रसौली, कोई सिस्ट कुछ तो नहीं दिख रहा है जो ये सिम्टम कर रहा है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक बहुत सिंपल मेथड है, जाओ कराओ देख लो उसमें क्या है। पेट बहुत बड़ा है, जब तक वो स्टेज 4 स्टेज 3 तक नहीं जाता ना, तब तक सी ओवरी यूजुअली कुछ समझ नहीं आता हमें, जब तक बाकी और सिम्टम्स नहीं आते। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि 3-4 महीने हो गए जी,
बस ये गैस ही नहीं ठीक हो रही, एसिडिटी नहीं ठीक हो रही। और जब हम एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें कुछ ना कुछ ओवेरियन मास निकल आता है। ओके। सो इट इज़ वेरी, अगर वेरी नेसेसरी टू हैव एन अल्ट्रासाउंड। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी मुंह का कैंसर, इसोफेगस का, फूड पाइप का कैंसर या पेट का कैंसर है, उसको भी ओवरीज का, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए, पूरे पेट का ईयरली कराना चाहिए, बिकॉज ये सारे इंटरलिंक्ड ही होते हैं। ओके। तो बहुत ज़रूरी है, द की पॉइंट इज़ कि हम टाइमली डायग्नोज करें, अपनी बॉडी को समझें। लाइक डॉक्टर आपने शुरुआत में ही बोला था कि हमारी बॉडी तो हमें इंडिकेशन देती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। ज़्यादातर हम वीमेन के साथ यही होता है कि हम उसको भूल जाते हैं अपनी हमारी थिंग्स टू डू लिस्ट में, वो Things to do. बिल्कुल लास्ट में आ रही होती है हमारी हेल्थ, वो कभी कभी नहीं भी आ रही होती है। नहीं है। हमें लगता है कोई बात नहीं, देख लेंगे, चाय पी लेते हैं हो जाएगा ठीक, या ये फक्की खा लेते हैं हो जाएगा ठीक। बड़ी सारी हमारे नॉर्मल जो घर की रूटीन है हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इनफैक्ट खुद से भी रिक्वेस्ट है कि हम अपनी बॉडी को समझें और टाइमली हम डॉक्टर से मिलें, डायग्नोस करें, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो स्टार्टिंग है वो किसी भी चीज़ के अंत से हमें रोक सकती है अगर हम उसको बिगनिंग में ही पकड़ लेंगे। अच्छा, अब डॉक्टर हमने बीच में एक बार टच अपॉन किया था, अब मेनोपॉज जब आप बता रहे थे हमें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे एक्सेस ब्लीडिंग मेनोपॉज का रीज़न नहीं है, लेकिन स्पॉटिंग होना या काफ़ी टाइम तक ना होना, तो और भी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हमें पता हैं। तो एज बीइंग अ डॉक्टर आप मेनोपॉज को लेकर क्या अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहेंगे? मेनोपॉज से पहले एक टाइम आता है जिसको हम पेरीमेनोपॉज टाइम बोलते हैं, ओके। जिसमें ये सिम्टम्स धीरे धीरे शुरू होते हैं। पहले का पहले मेनोपॉज से पहले, जिसमें सबसे पहला सिम्टम, या पहला लगा लो, किसी का सेकंड होगा, कि पीरियड्स जो हैं या तो लेट आना शुरू हो जाएंगे। सपोजिटली अगर वो 30 डेज में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे 40, धीरे धीरे 60, धीरे धीरे 3 महीने बाद आने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड इज, या तो क्या होगा, जो अगर डेज मान लो 5 डेज आ रहे थे, वो धीरे धीरे डेज कम होके 1 डे 2 डे ऐसे हो जाए। दिस इज द एग्जैक्ट वे जिसमें मेनोपॉज होना चाहिए। सेकेंड होता है इरिटेबिलिटी हो जाती है उस टाइम पे। जो मदर्स हैं हमारी, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर देती है। हमें लगता है कि हमें हमें बच्चों को लगता है, हस्बैंड को लगता है कि ये क्यों इतना चिड़चिड़े हो गए हैं। हॉट फ्लैशेस आते हैं, मतलब एसी में बैठे होते हैं लेकिन वो पूरा पसीने से भीग जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। फिर उनको आता है कि भूल जाती हैं चीज़ें, कुछ रख के मतलब मैंने वहाँ रखा था, अब मिल नहीं रहा। सो दीजिए छोटे छोटे सिम्टम्स हैं। स्किन जो है थोड़ी सैग होनी शुरू हो जाती है, स्किन चेंजेस शुरू हो जाते हैं, हेयर्स थोड़े से कंपैरेटिवली जो वॉल्यूमिनस होते हैं वो थोड़े कम होने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स आने, एजिंग प्रोसेस में आने शुरू हो जाते हैं, जो कि मेनोपॉज के साथ रिलेटेड होते हैं। पेन्स शुरू हो जाती हैं, अपनी बॉडी पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं, मसल पेन्स शुरू हो जाती हैं। सो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो आते हैं, जो ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, यस, आई मे बी गोइंग टूवर्ड्स द मेनोपॉज। दीज आर, मुझे पीरियड्स तो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, थोड़े टाइम लेट आ रहे हैं, साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं। हो सकता है पीरियड्स रेगुलर आ रहे हो लेकिन ये सिम्टम्स आ रहे हो, तो टेक केयर कि शायद मुझे मेनोपॉज हो रहा हो। ओके। तो जब ये वाला दौर चल रहा है एक वुमेन की लाइफ में, और मेनोपॉज का अगर स्टार्टिंग हो चुकी है या उस एक्सपीरियंस कर रही है उस ड्यूरेशन को, तो उस दौरान मेडिकेशन कितनी ज़रूरी है? ये ना ही हो कि ये तो होना ही है, ये तो अभी डॉक्टर ने बता दिया कि ऐसे ऐसे मूड फ्लक्चुएशन भी होंगे, बॉडी में भी चेंजेस होंगे, पेन भी होगी, लेकिन उस दौरान मेडिकेशन कितनी ज़रूरी है? मेडिकेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। आई थिंक मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट से लेके अब तक यही बोल रही हूँ, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, गुड डाइट विद प्रोटीन, गुड प्रोटीन, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड हमारी मदर्स के लिए कि आपका कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होना चाहिए। अगर आप वो हॉबी, आपके गपशप फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए। सो उससे क्या है, मेनोपॉज सिम्टम्स तो आएंगे लेकिन वो थोड़े से बेरेबल हो जाते हैं आपको, कि यस, आपका वो टाइम एक अच्छा टाइम आपकी फ्रेंड्स के साथ निकल गया, आपकी
आप किटीज में जाते हो जो लोग है ना, जो लोग जिन लोगों के एक्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, चाहे एक दो ही हों, किटीज में चाहे ना भी जाते हों, एक्चुअल एक दो फ्रेंड से बात करके वो आप रिलैक्स हो जाते हो, तो वो सिम्टम्स आपके यू टॉलरेट इट बेटर। अगर आपकी हॉबी है, सपोज आप इतने टाइम से मैंने बच्चे को कॉलेज भेजना है, चलो कॉलेज चला गया, स्कूल चला गया, आप आपका इच्छा थी कि मैं डांस सीखना चाहती हूँ, तो डू जॉइन अ डांस क्लास एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपके हार्मोन्स भी बेटर हो जाएंगे, आपको शक्ति भी आ जाएगी बियर करने की ये सिम्टम्स। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ऐड करनी चाहिए। इनफैक्ट ये एक मैसेज भी है टू ऑल द मदर्स, जैसे डॉक्टर ने बताया कि अब वो थोड़ी सी फारिग हो गई हैं, मेंटली थोड़ी सी अपने आप को टाइम देना चाहती हैं, लेकिन उसी दौरान मेनोपॉज को एक्सपीरियंस करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बड़े सारी चेंजेस लेकर आता है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस है, इरिटेबिलिटी है, मूड फ्लक्चुएशन होना है। तो मेडिकेशन तो लें और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल भी चेंज करें, एंड यस एक फ्रेंड सर्कल भी बना लें, जैसे कि बोला कि गपशप ग्रुप होना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, आप पाक फ्रेंड बना लें, क्योंकि आप वहाँ जाकर अपने ही जैसे और फीमेल्स जो कि शायद यही दौर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उनके साथ ये बातें शेयर कर सकते हैं। और फिलहाल हम ये बहुत सारी बातें शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फैमिली, क्योंकि हो जाता है मम्मा तो इदां ही करते होंगे ने, दे मम्मा इदा करते हैं, बट दे शुड नोटिस द अ लिटिल चेंज जो है। पहले मम्मा हफ्ते में 10 दिन में एक बार करते थे, लेकिन अब उनको लग रहा हो कि अब डेली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम चेंज इन हर हार्मोन्स, जिसको उनको भी थोड़ा प्यार से, उनको भी थोड़ा उनको टैकल कर सकते हैं, पार्टनर टैकल कर सकता है, बच्चे टैकल कर सकते हैं। डेफिनेटली बच्चों का भी थोड़ा, आई थिंक वो टीनेजर टाइप चल रहा होता है, बट ये बोथ साइड्स ही हैं। अगर आप अपने मदर को समझोगे तो आपकी मदर भी आपको समझेगी। सो अगर उनका मुश्किल टाइम चल रहा है, थोड़ा हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ईस्ट्रोजन जब कम होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, क्योंकि बॉडी को आदत नहीं होती है ईस्ट्रोजन कम होने की, तो अब वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बोन्स कमज़ोर हो रही हैं, और हो सकता है आई साइड पे भी असर पड़ रहा हो सकता है हार्ट पे भी असर पड़ रहा हो। तो यू नीड टू टेक केयर मोर, अ लिटिल मोर आपकी मदर का, ताकि ये जो सिम्टम्स उनको आ रहे हैं उनको और अच्छे से डील कर पाए। बिल्कुल, और वो इसको एक बर्डन ना मानकर एक जिंदगी का आगे बढ़ने का एक हिस्सा मानकर नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि हम तो चैलेंजेस लेने के आदी हैं, सो दिस इज अनदर फेज। तो लेट्स इस चैलेंज को थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट के साथ, डॉक्टर एडवाइस के साथ, एंड यस विद अ गुड केयर एंड अच्छे लाइफस्टाइल के साथ हम इसको जरूर फेस करें। मैम नेक्स्ट एपिसोड का भी अब आप, मुझे लगता है कि टीजर दे ही देना चाहिए कि अगला एपिसोड हम किसके ऊपर लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आपने कहा था कि फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड टू द फ्रीडम, सो अब ये फ्रीडम हमें और कहाँ कहाँ तक लेकर जाने वाली है? अभी फ्रीडम में ये कि हमने कुछ चीज़ें नहीं टच करी हैं जो कि हम कर सकते हैं, कुछ जो नॉर्मल मेडिकल कंडीशंस होती हैं मदर्स को, लेडीज़ को, उसको हम टच कर सकते हैं। उसको हम कैसे मेडिकली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकली कौन सा मेथड बेटर है, ओपन मेथड बेटर है, लैप्रोस्कोपिकली, और वी कैन से दूरबीन वाला बेटर है, दैट वी कैन डिस्कस इन अ नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपके लिए है, आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, ये फैमिली के साथ देखने की बात है, और उसको सिर्फ देखना नहीं है, इनफैक्ट शेयर करना है, ताकि हम जो अच्छी सेहत की ब्लेसिंग है वो हमेशा के लिए अपनी माँओं के साथ, अपनी घर की फीमेल के साथ, जो कि एक्चुअल में घर की एनर्जी है, उनको दे सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर। Thank you so much. I will like to say all the women who are in a perimenopause age group कि you should be fit in 50. Fit in 50. Yes. ये हम एक another podcast भी कर सकते हैं। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.